ये भी है कि 5 या 6% गेहूं की पैदावार बढ़ जाती है, धान की पैदावार पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है। ये भी हो सकता है कि शुरुआत जो स्टार्च करता है किसान, तो 5-6% की पैदावार इसमें कम भी हो सकती है। जो आपका ट्रांसप्लांटिंग राइस है, जो रोपाई करके धान करते हैं, तो 5-6% कम हो सकता है, मगर गेहूं में कोई अंतर नहीं है कि 5% ज्यादा ही पैदावार देता है। ऐसे ही मूंग में भी कोई अंतर नहीं है, जितना उसमें होती है उतना ही होती है, में भी 5% ज्यादा हो सकती है शुरुआत में, उसके बाद तो बढ़ती है तीनों फसल में पैदावार। तीसरा इसका फायदा है कि जो आपका मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जैविक कार्बन की मात्रा कम होती है। जैसे हमारे शरीर में हार्ट है, दिल है, इसका एक काम है, ऐसे ही दिल की तना मिट्टी का दिल कार्बन होता है। जब कार्बन प्रचुर मात्रा में मिट्टी में रहेगा तो वहाँ सूक्ष्म जीवों का वास होगा। सूक्ष्म जीव जब ज्यादा मात्रा में रहेंगे, क्योंकि मिट्टी में या पौधे को जो पोषक तत्व मिलते हैं वो सूक्ष्म जीव के द्वारा ही मिलते हैं। सूक्ष्म जीव की संख्या नहीं होगी, इसे आपने डीएपी डाला तो डीएपी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है फास्फेट फॉर्म में। और सूक्ष्म जीव ऐसे स्यूडोमोनास और बेसिलस सूक्ष्म जीव नहीं है, तो वो कन्वर्जन नहीं रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपको पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। उसकी बहुत कम हो जाएगी कहने का। ऐसे ही जैसे आप नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, तो वो जब सूक्ष्म जीव नहीं होगा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, तो उसका क्या है, रेट कम हो जाएगा, जिससे कि आप डाल तो रहे हैं मगर पौधे को उपलब्ध नहीं होगा, या उसका लॉस ज्यादा हो जाता है, नुकसान ज्यादा होता है। इस प्रकार की खेती जब करेंगे तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी खेत में, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पोषक तत्व दक्षता बढ़ेगी पौधे के लिए, पौधा का क्या है, ग्रेन क्वालिटी वाला होगा, पौधा क्वालिटी होगा, जिससे क्या होता है, ओवरऑल मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका जो उत्पादन हो उसका स्वास्थ्य होगा, अच्छा होगा, जो खाएगा उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। चौथा इसका फायदा है, जो ग्रीन हाउस गैस हम बोलते हैं, वो आधुनिक खेती में ज्यादा दिखती है, क्योंकि आप जब भी ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में, तो 1 लीटर डीजल जलाने से लगभग 2.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होती है, निकलती है। अब इस प्रकार की खेती में क्या होता है, आप गेहूं की जैसे खेती करना, 10 लीटर डीजल में ही एक बार में ले गए मशीन सीडर से या हैप्पी सीडर से आपने बुवाई कर दी। जो आधुनिक किसान अभी परंपरागत खेती अभी कर रहे हैं किसान, वो 4 बार 3 बार जोतते हैं, फिर आपका रोटावेटर चलाते हैं, फिर मशीन से बुवाई करते हैं या बिखेर के बुवाई करते हैं। 4-5 बार जब बोते हैं तो उनको 40 लीटर 50 लीटर डीजल की जरूरत होती है गेहूं बुवाई करने में। तो लगभग आपने 40 लीटर 35 लीटर डीजल बचा लिया, तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 100 किलो पर हेक्टेयर कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी इस प्रकार की खेती में। प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है, प्रदूषण को कम होगा, क्योंकि फसल अवशेष भी हम नहीं जलाना पड़ेगा, जितना फसल अवशेष है तो इसमें हम मिला देंगे। ठीक है, लगभग 3 से 4 टन फसल अवशेष गेहूं या धान का मिला देते हैं हम लोग इसमें, और मूंग का पूरा मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आती है। जमीन में कोई समस्या है तो उसका कार्बाफ्यूरान है, ठीक है, 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से मिला देते हैं पहले बुवाई के समय। रोकथाम उसका हो जाएगा। जी हाँ, यदि दीमक वगैरह की या इसका व्हाइट ग्रब वगैरह की समस्या है खेत में तब। अच्छा, तो सर इसके साथ हम केमिकल का भी उपयोग कर सकते हैं? हाँ, केमिकल का भी उपयोग कर सकते हैं, पर ये क्या है, बहुत सुनिश्चित मात्रा में ही केमिकल हमको डालना पड़ता है। ये 3-4 साल डालना पड़ेगा, उसके बाद एक स्टेज आ जाती है तो आपको ज्यादा खाद, ज्यादा केमिकल दवाएं डालने की जरूरत नहीं है, अपनी क्या है फाइनल स्टेज में जाने लगती है इस प्रकार की खेती करने से। अब सर मैं आखिरी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जलवायु में दिन ब दिन परिवर्तन हो रहा है जी, तो सर उसमें इसका क्या महत्व है? महत्व देखिए, बहुत ज्यादा महत्व किसान के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जैसे आप नर्सरी वाला धान लगाते हैं जी, नर्सरी वाले धान में आप क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, बारिश नहीं हुई तो आपकी नर्सरी फेल हो जाती है जी। पहला तो ये कारण, आपका पैसा भी गया, बीज का पैसा गया, मजदूर का पैसा गया, बारिश नहीं हुई, नर्सरी फेल हो जाती है जी। फिर नर्सरी का पैसा आपका लग रहा है, पानी ज्यादा लगाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो पानी की समस्या एक बड़ा संकट है हमारे देश के लिए, पूरे हर जगह के, पूरे विश्व के लिए, ना कि हमारे देश के लिए पानी की समस्या है। तो इस प्रकार की खेती में क्या होता है, हमको नर्सरी नहीं लगाना, रुपाई नहीं करना है, तो हमारा कम से कम 30 से 40% पानी की बचत हो जाती है इस प्रकार की खेती करने से धान की, क्योंकि हमको रुपाई करनी नहीं है, डायरेक्ट जैसे गेहूं बोते हैं ऐसे ही हैप्पी सीडर या सीड ड्रिल से हम धान की बुवाई कर देते हैं। डीएसआर वैरायटी लगाते हैं डायरेक्ट। हाँ, ये डायरेक्ट सीडर क्या करते हैं, सीधी बुवाई करते हैं, जीरो टिलेज में भी कर सकते हैं और कन्वेंशनल टिलेज में भी करते हैं। जी, ठीक है जी।
और क्या है, जैसे जलवायु, फिर गेहूं में समस्या क्या आती है, जब आप इस प्रकार की खेती करते हैं रोपाई वाली, तो क्या होता है, आप जब नर्सरी लगाने के बाद में 10 दिन का एक ट्रांसप्लांटिंग शोक आ जाता है, तो आपकी डिले होती है हार्वेस्टिंग। ये आपका 15 दिन 10 दिन पहले हार्वेस्ट हो जाता है धान की सीधी बुवाई से। हम जब खेती करते हैं धान की, तो आप गेहूं की समय से बुवाई कर सकते हैं, नवंबर के पहले हफ्ते में कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम समय से बुवाई कर देंगे गेहूं की, तो गेहूं में एक समस्या आती है टर्मिनल हीट स्ट्रेस। हमारे जो नॉर्थ भारत है, नॉर्थ इंडिया में, ये उत्तरी भारत में ये समस्या बहुत आती है। अभी इसे फरवरी लास्ट महीने मार्च में समस्या आती है, जब लू चलती है, गर्म हवाएं, तो दाना क्या होता है, एकदम मॉइस्चर लॉस हो जाता है, दाने से पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो कम से कम 10 से 15% हमारा क्या होता है, गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा ऐसे। मगर हम इस प्रकार की जब खेती करेंगे तो समय से गेहूं की बुवाई हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, नमी बनी रहती है। जब हम मल्चिंग करेंगे या रेजिड्यू रिटेंशन रहता है, ढका रहेगा और पानी कम लॉस होगा, तो क्या होता है, टर्मिनल हीट स्ट्रेस का बहुत हद तक हम इसको प्रकोप से बचा सकते हैं इस तरह की फसल से, ठीक है जी सर। अब जैसे बुवाई लेट हो गई सर, आपने ये चीज बताई, मुझसे एक और चीज मुझे ध्यान आई, तो सर हीट टॉलरेंस हम कैसे हमारी फसल का बढ़ा सकते हैं? कुछ उसके लिए क्या उपाय अभी कर सकते हैं? जैसे इस बार हमारी बुवाई लेट हुई, या कई किसान पूछते हैं कि उनकी बुवाई लेट हो गई है गेहूं की फसल की। देखिए, अभी टर्मिनल हीट स्ट्रेस यदि आता है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि अभी वो किसान भाई इसे मार्च में पहले हफ्ते में एक हल्की सिंचाई करनी है उनकी दुग्धावस्था में। जब दुग्धावस्था में आ जाए, उस समय जब मॉइस्चर लॉस हो जाता है, पतले ग्रेन हो जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और एक आता है पोटेशियम क्लोराइड, उसका स्प्रे कर सकते हैं 1% का। 1% मतलब 10 ग्राम 1 लीटर पानी मिला के आप स्प्रे कर देंगे, तो इससे बहुत हद तक बचा सकते हैं, क्योंकि पोटास बहुत वाटर कंजर्वेशन में काम करता है, स्टोर में ज्यादा काम करता है पौधे के लिए। सर पोटेशियम क्लोराइड जैसे किसानों को नहीं मिल रहा, तो सर एसओपी का भी उपयोग कर सकते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास का। हाँ, पोटास का मेन काम है यहाँ पर, तो आप एसओपी का भी कर सकते हैं। जी सर, केसीएल ज्यादा उपयुक्त है इसके लिए। अच्छा जी सर, पोटेशियम क्लोराइड जी सर। एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। हाँ, म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग सभी को वो तो उपलब्ध हो ही जाता है जी, सभी के बहुत कॉमन फर्टिलाइजर है। और आदरणीय सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, सर ने इतना हमारे समय दिया, हमारे किसान भाइयों को इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी श्रोताओं को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार की खेती करिए, आमदनी को ज्यादा बढ़ाइए और लागत को भी कम करिए। उसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें इस प्रकार की खेती का बहुत ही उपयोग, बहुत बड़ा महत्व है। आने वाले समय में जल का बहुत बड़ा संकट है और आपका एनर्जी का बहुत बड़ा संकट है। आने वाले समय में खाद की समस्या आएगी, क्योंकि हमारे पास खाद है, ये सब नेचुरल क्या है, रिसोर्स है, एक लिमिटेड है। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो हमें इस प्रकार की खेती पर निर्भर होने की जरूरत है, हमको अपनी खेती को बदलने की जरूरत है। इसके लिए आपको जानकारी लेना है, तो हमारे जो भी आपके पास नियरेस्ट, जो आपके पास सेंटर हो, केबीके हो या यूनिवर्सिटी, वहाँ से समय समय पर जानकारी ले सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।